करीबन उस वक्त बीच रात के 2 बज चुके थे। प्रसाद वॉशरूम के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि शारदा बिस्तर पे नहीं है। पर वो घबराए नहीं, सीधा वो खिड़की की तरफ शांति से देखने लगे। शारदा खिड़की के पास ही खड़ी थी। वो खिड़की से बाहर लता तुरई के पेड़ को देख रही थी, जिसमें तुरई था नहीं। ये देखकर मनी मन प्रसाद सोचने लगे, इतना समझाने के बाद भी शारदा को अकल नहीं। दिन रात के फर्क समझे ही बिना वो बस बेचारी बहू रानी एक तुरई का पेड़ लगाई है, खिड़की के पास खड़ी होकर उसी को देखते रहती है। कहकर वो वॉशरूम के तरफ चले जाते हैं। शारदा तभी भी वहीं पे खड़ी होकर पेड़ को देखे जा रही थी। बहू ने कहा था इस पेड़ में कुछ खासियत है, इसीलिए वो इस पेड़ को अपने मायके से लेकर आई है, पर समझ नहीं पा रही हूँ कि इस पेड़ पे अभी तक तुरई हुआ क्यों नहीं। आखिर में माजरा क्या है। इस तरह शारदा सोचती है। तभी वहाँ पे प्रसाद आते हैं। अरे शारदा, तुम कर क्या रही हो, तुम्हें पता भी है? अरे हमारी बहू रानी ने एक तुरई का पेड़ लगाया है, वही देख रही हूँ। देख रही हो वो ठीक है, पर तुम्हें पता भी है घड़ी में टाइम क्या हो रहा है? 11 बज रहे होंगे या फिर 12 होंगे। 11-12 कुछ भी नहीं, रात के 2 बज रहे हैं शारदा। ऐसा क्या? तुरई के पेड़ को देख रही थी, क्यों अभी तक इसमें एक भी तुरई नहीं हुआ? यही सोच सोच के बस मैं देखती रह गई। ठीक है शारदा, कल जाके मैं उस पेड़ से पूछ के आऊंगा, अभी जाके सो जाओ। प्रसाद मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, पर शारदा ये समझ नहीं पाती है और वो मनी मन बहुत खुश हो जाती है। वाह, ये तुरई का पेड़ बात भी करता है आपसे। अच्छी बात है, तो फिर उसे कहिए ना मुझसे बात करने के लिए। चलिए हम दोनों चल के तुरई के पेड़ से बात करके आते हैं। शारदा, ये सब कैसा पागलपन है, अब ये सब तुम बंद करो। इसमें कुछ भी पागलपन नहीं है। हमारी बहू घर आए हुए 10 साल हो गए, उसके 2 बच्चे भी हैं। समय बदल रहा है, हर तरह के पेड़ बड़े होके सूख रहे हैं और फिर से नए पौधे भी हो रहे हैं। हाँ तो तुम कहना क्या चाहती हो? हमारी बहू रानी इस पेड़ को अपनी शादी के वक्त ले आई थी, तब से ये पेड़ वैसे का वैसा ही है, सूखा नहीं। ना इसमें फूल आया है और ना ही कोई फल, और दिख नहीं रहा है आपको कैसे पूरे बगीचे में ये फैला हुआ है। अभी अगर मैं तुम्हारे साथ बैठकर तुरई की बात करूं तो कल ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। मैं जाकर सो जाता हूं, तुम बस अपने इसी ख्यालों में बैठे रहो। इतना कहकर प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। शारदा तभी भी खिड़की के पास खड़ी होकर उस तुरई के पेड़ को देखती ही रहती है। अगले दिन रविवार था। प्रसाद सोते रह गए और थोड़ी देर से वो कमरे से बाहर आए। बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। शारदा वहीं पे खड़ी खड़ी तुरई के पेड़ को देख रही होती है। आज इसके तुरई पेड़ के पागलपन को मुझे खत्म करना ही होगा। इतना कहकर वो घर के अंदर चले जाते हैं। फिर एक स्टूल लेकर वो बाहर निकल आते हैं। शारदा अपने पति के हाथ में स्टूल देखकर पूछने लगती है, आप ये लेकर क्यों आए जी? इस तरह घूम घूम के खड़े खड़े देखने से अच्छा है कि इस पे बैठकर तुम आराम से देखो। रात में खिड़की के पास खड़ी होकर देख रही हो, सुबह यहाँ खड़ी होकर देख रही हो, खाते वक्त भी तुम यहीं पे बैठ के देखो। ऐसा कि तुम यहीं पे बैठ जाओ और बैठे बैठे सारा काम कर लो। मेरे साथ इस तरह का मजाक मत कीजिए। इस तरह से वो कह ही रही थी, तब तक अनामिका उनके पास गर्मा गर्म इडली बनाकर ले आती है। अरे बहू, तुम ये तुरई का पेड़ अपने मायके से क्यों लेकर आई थी, ये बात सास को बताती क्यों नहीं? अरे पिताजी, अब आप और आपके बेटे ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद पूरा दिन माँ जी यही सवाल कर करके मेरा दिमाग खाती है। तभी वहाँ पे अनामिका का पति रमेश भी आता है। अनामिका, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में अब कुछ भी नहीं है? अगर माँ जी इस तरह से मेरा दिमाग खाती रही, फिर मैं क्या कहूँ बताइए। मैं जब बच्ची थी तो देखा था कि बगीचे में तुरई का चमकता हुआ पेड़, इसीलिए उसे यहाँ लाकर मैंने अपनी जमीन पे गाड़ दिया। हर दिन जाके उस पेड़ पे पानी डालती हूँ, उससे बात करने में भी बड़ा मजा आता है। अब समय के साथ साथ धीरे धीरे इस पेड़ के साथ मुझे एक अचानक सा लगाव हो गया है। ये सब मुझसे मत कहो बहू।
मेरी बात अच्छे से सुनिए तो पिताजी, यही वजह है जिसलिए मैं अपने घर से पेड़ को लाके यहाँ लगाई थी। 10 साल पहले लाई थी और 10 साल से मैं यही बात कह जा रही हूँ। फिर भी तुम्हारी सास तुम्हारी बात मानती नहीं। बिल्कुल नहीं पिताजी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, आप और आपके बेटे ऑफिस चले जाने के बाद मैं टेलरिंग क्लास के लिए जाना चाहती हूँ। अच्छा बहू, कम से कम तुम्हारे तुरई पागलपन सासू माँ की वजह से कुछ तो अच्छा हो रहा है। मैं भी बहुत खुश हूँ। आखिरकार शारदा को भी परेशानी नहीं होगी। अब हम शारदा को तुरई पेड़ के साथ आराम से छोड़ देंगे। पर वो तो पिताजी मैंने पहले भी करके देख लिया है। एक बार बच्चे स्कूल से आए तो उसने देखा कि सासू माँ ने तुरई के पेड़ को एक रस्सी से बांध दिया है और उसे खींचकर निकालने की कोशिश कर रही है। हाँ दादाजी, हमने देखा था कि दादी माँ रस्सी से उस पेड़ को खींच के उखाड़ रही थी। उस पेड़ में ना कोई फूल खिलता है और ना ही उसमें सब्जी होता है, और मुझे ऐसे पेड़ पसंद नहीं जिसमें ना फूल हो ना फल हो, इसलिए रस्सी से खींच रही थी। लेकिन क्या शारदा? लेकिन दादी वहीं पे धड़ाम से गिर गई और ये देखकर मुझे और भैया क्यों जोरों से हंसी छूट गई, है ना भैया? उनकी बातें सुन के रमेश और प्रसाद भी हंसने लगते हैं। शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। बिना कुछ कहे चुपचाप अनामिका वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन शारदा देखती है कि घर पे कोई नहीं है। वो एक कुल्हाड़ी लेकर सीधा उस तुड़ई के पेड़ के पास जाती है। तुम तो ऐसी ही हो, ऊपर से घर के बिल्कुल सामने, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम्हें उखाड़ के फेंक देना। देख रहे हो ना, ये है कुल्हाड़ी, इसी से आज मैं तुम्हारा काम तमाम करूंगी। इस तरह कहकर शारदा कुल्हाड़ी निकालकर पेड़ को काटने लगती है, पर पेड़ को कुछ नहीं होता। उल्टा शारदा को पसीना आ जाता है। उसकी लंबी लंबी सांसें चलने लगती है। ये कैसा तुड़ई का पेड़ है, रस्सी से पकड़ के खींची, ये निकल के आया नहीं। अब कुल्हाड़ी से काटने गई, चाहे जितना भी वार कर लूं, इस पेड़ पे एक खरोच नहीं आया। मैं खुद ही थक गई, अब क्या करूं? इस तरह थकार के शारदा वहां से अंदर चली जाती है और जाके केरोसिन का डब्बा ले आती है। अब तुम देखो मैं तुम्हारा कैसे विनाश करती हूँ। इतना कहकर वो पेड़ पे केरोसिन डालती है और आग लगा देती है। लेकिन उल्टा शारदा का शरीर जलने लगता है। शारदा के पीछे से आग लग जाती है। शारदा बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आग लग गई है, आग लग गई है, हे भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। इस तरह वो चिल्ला रही होती है। तभी अनामिका बच्चों को लेकर घर लौट आती है। शारदा को उस तरह से जलते हुए देख अनामिका बहुत घबरा जाती है। पानी का पाइप रखा हुआ था, उसी से पानी छिड़कने लगती है। तब तक शारदा का शरीर आधा जल चुका था। जल्दी से अनामिका एम्बुलेंस को फोन लगाकर अपना एड्रेस बताती है। उसके बाद तुरंत अनामिका प्रसाद और रमेश को फोन करके पूरी बात बताती है। बच्चे, तुम लोग यहाँ घर पे सावधानी से रहना। वो ये कह ही रही थी, कुछ ही देर में एम्बुलेंस वहाँ आ जाती है। आधी जली हुई शारदा को वो उठाती है और सीधा उसे अस्पताल ले जाती है। रमेश और प्रसाद भी जल्द से जल्द घर पहुँचते हैं। वहाँ अनामिका सब कुछ खुल के बताती है। तब तक डॉक्टर साहब भी वहाँ पे आ जाते हैं। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब की ये बातें सुन के सभी लोग वहीं पे रोने लगते हैं। अनामिका बेटा, हमारे घर में जो जादुई का तुड़ई का पेड़ है, उससे जाके माफी मांगो। शारदा के बिना वो घर सूना है। उनके इस तरह से कहने पर अनामिका को भी उनकी बात सही लगती है। देर ना किए हुए जल्दी से अनामिका अपने घर पे जाती है और उस तुड़ई पेड़ के पास जाकर हाथ जोड़ के वो विनती करने लगती है। जैसा पिताजी ने कहा कि आप मायावी तुड़ई का पेड़ हैं। सभी का दिल होता है, ये बात तो सही है। बिल्कुल वैसे ही हर पेड़ में वन देवी का निवास होता है। आपके सामने विनती करती हूँ, मेरी सासू माँ को फिर से पहले जैसा कर दीजिए। अनामिका जैसे ये बात कहती है, उसी के साथ तुड़ई का पेड़ चमकने लगता है। पेड़ के हर डाल पर तुड़ई फल दिखने लगता है। तभी अचानक से अनामिका को एक आवाज सुनाई देने लगती है। अनामिका, जैसे तुम्हारे पिताजी ने कहा, सच में मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अगर तुम्हें तुड़ई चाहिए तो पेड़ से तोड़ के सब्जी बना सकती हो और वही सब्जी सासू माँ को खिलाओगी तो वो पहले जैसी हो जाएगी।
इस तरह कहने के बाद उस तुड़ई पेड़ से रोशनी गायब हो जाती है। अनामिका बहुत खुश होती है। अस्पताल से शारदा वापस लौट आती है। वो रोज सासू माँ को तुड़ई का सब्जी बना के देने लगी। धीरे धीरे दिन निकलता है। फिर शारदा भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। समय के साथ मायावी तुड़ई की सब्जी खाकर शारदा अब पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तब से सभी लोग एक साथ मिलजुल के उस तुड़ई पेड़ का देखभाल करने लगते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जंगल किनारे एक तालाब में रंगा अनामिका की गाय को ढूंढ रहा होता है। वो देखता है शारदा एक पेड़ के नीचे सो रही है। शारदा मैडम यहाँ सो रही है, इसका मतलब कि गाय आसपास में ही है। उधर गंगा ने कहा गाय को पकड़ के उसे इंजेक्शन लगाने, ताकि वो दूध ना दे, नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। इस तरह सोचकर शारदा को देखते हुए वहाँ से रंगा चला जाता है। मोटी नाटी गंगा अपना दूध का ट्रक चला रही थी। लगता नहीं इस मुच्छर रंगा को जो काम दिया है वो कर पाएगा। अगर कर दिया होता तो मुझे फोन करता। जब फोन नहीं किया है इसका मतलब अनामिका की गाय को वो इंजेक्शन नहीं लगा पाया ताकि वो दूध ना दे सके। और अगर गाय को इंजेक्शन नहीं दे पाया फिर तो उसके लिए मेरा हाथ ही काफी है। इस तरह सोचते हुए दूध का ट्रक वो तालाब किनारे रोकती है। ट्रक से उतर के वो चारों तरफ देखती है पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। यहाँ पे आसपास कोई नहीं है, यही सही वक्त होगा। चलो दूध में पानी मिला देते हैं। ठीक उसी वक्त बहू अनामिका हरी हरी घास की गठरी सर पे रख के घर के तरफ पैदल जा रही होती है। तभी उसकी नजर तालाब किनारे गंगा के दूध के ट्रक के ऊपर जाती है। ये क्या, गंगा का दूध का ट्रक यहाँ पे? पर गंगा गई कहाँ? इस तरह सोचकर वो चारों तरफ देखने लगती है। तब तक गंगा जाके पेड़ के पीछे छिप जाती है। अच्छा हुआ तालाब से पानी भरते वक्त मैंने अनामिका को देख लिया और जल्दी से आके मैं पेड़ के पीछे छिप गई। नहीं तो वो मुझे दूध में पानी मिलाते देख लेती, फिर तो जाके पूरे गांव वालों को वो बता देती। गंगा अनामिका के नजरों से तो छिप जाती है। गंगा अनामिका को देखती है पर अनामिका गंगा को कहीं नहीं देख पाती। हो सकता है गंगा अपने ट्रक को धोने के लिए यहाँ लेकर आई, पर मैं गंगा के बारे में क्यों सोच रही हूँ? मेरी सासू माँ कहाँ है? वो हमारी गायों को कहाँ चरा रही है? इस तरह सोचकर वो आगे बढ़ने लगती है। उधर मुच्छर रघु को एक गाय चढ़ते हुए दिखती है। वो देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, ये रही अनामिका की गाय। अब मैं जल्दी से जाके उसके पीछे इंजेक्शन लगा देता हूँ। इस तरह सोचकर वो खुशी खुशी गाय की तरफ आगे बढ़ता है। इंजेक्शन निकालता है। गाय रंगा को देख लेती है और अपने पैरों से रंगा को जोर से एक लत्थी लगाती है। रंगा दूर पे जाके गिरता है। तब तक इंजेक्शन हवा में उड़ जाता है और आके रंगा पे गिरता है। रंगा को बड़ा दर्द होता है। हे भगवान, ये इंजेक्शन तो लाया था ताकि गाय दूध ना दे, हवा में उड़ के ये मुझे ही लग गया। अब मेरा क्या होगा? वो सोच ही रहा था कि शारदा गुस्से से उसके तरफ आती है। क्या हुआ रंगा, इतना जोर से चिल्लाया? तुम्हारे चिल्लाने की वजह से मेरी नींद ही खराब हो गई, गधा कहीं का। कहकर शारदा अपने गाय के तरफ जाती है और बड़े प्यार से कहती है, शालिनी, बहुत घास खा ली, चलो अब घर चलते हैं। इतना कहकर गाय को लेके शारदा घर जाने लगती है। गाय आगे आगे और शारदा उसके पीछे पीछे आती है। उधर रंगा इंजेक्शन के साथ ही दुखी होकर तालाब किनारे गंगा के पास जाता है। क्या हुआ रंगा, इंजेक्शन लगाए ना ताकि गाय दूध ना दे सके। तभी रंगा दुखी होकर कहता है, मालकिन, एक बार आप मेरे पीछे देखिए। बेवकूफ इंसान, मुझे कह रहे हो तुम्हारे पीछे देखने? अरे मालकिन, मुझे गलत मत समझिए, मैं कह रहा हूँ बस मेरे पीछे जो इंजेक्शन लगा वो देखिए, इतना ही। फिर रंगा के पीछे जो इंजेक्शन लगा हुआ था वो गंगा देखती है तो उसे और गुस्सा आता है। अरे बेवकूफ, मैंने कहा था ये इंजेक्शन ले जाके गाय को लगाना, नींद में तुमने खुद को लगा लिया। अब दुखी होकर ये तुम मुझे दिखा रहे हो। तुम्हें ये नहीं पता एक काम कैसे करना चाहिए। फिर दूध में पानी बिना मिलाए ही
ट्रक लेके गंगा वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। गरीब बहुरानी अनामिका दूध निकालती थी और उसे गांव में ले जाकर बेचा करती थी। उन्हीं पैसों से वो परिवार का देखभाल करती थी और बच्चों को लिखाई पढ़ाई भी कराती थी। तभी एक दिन मिठाई का दुकान वाला गुरु अनामिका के घर पे आता है। ठीक उसी वक्त अनामिका की पड़ोसी गंगा गुरु के उनके घर जाते हुए देख लेती है और सोचने लगती है, हाय भगवान, ये मिठाई वाला गुरु अनामिका के घर क्यों गया? जरूर कोई बड़ा ऑर्डर देने आया है। मुझे पता करना होगा क्या है वो, नहीं तो मैं शांत बैठ नहीं सकती। अब मैं क्या करूं? कहकर वो अनामिका के घर के तरफ जाती है। उधर गुरु एक चेयर पे जाकर बैठे थे। अनामिका बेटा, शारदा दीदी, घर पे कोई नहीं है क्या? इस तरह से बुलाने पे शारदा और बहू अनामिका दोनों ही घर के अंदर से बाहर निकल आती है। देखती है मिठाई दुकान वाले गुरु आए हुए हैं। मिठाई दुकान वाले गुरु, आइए आइए, बहू बैठने के लिए चेयर दो। इतना कहने पर अनामिका घर के अंदर से बैठने के लिए एक कुर्सी बाहर लेकर आती है। तब तक गंगा भी उनके घर पे आती है। देखती है गुरु बैठे हुए हैं। अरे मिठाई दुकानदार वाले बाबू, यहाँ आए हैं। ये मेरा घर नहीं है, ये तो गरीब बहुरानी अनामिका है। वो सामने वाला घर मेरा है। चलिए चलिए चलिए, वहाँ जाकर ही बात करेंगे। मुझे तुमसे कोई काम नहीं है गंगा, मैं अनामिका से ही बात करने आया हूँ। ये सुनकर गंगा का मुंह बन जाता है और मन ही मन वो कोसने लगती है। बताइए बाबू, आप हमारे घर में ऐसे अचानक से क्यों आए? देखो बेटा, परमेश्वर जो मेरे मिठाई के दुकान में काम करता है, वो अचानक से गांव चला गया है। अब 2000 खोआ बनाने का ऑर्डर आया है। मैंने सुना है कि तुम खोआ बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। अब तुम्हें वैसा ही खोआ मेरे लिए बनाना होगा। मेरी लाज रख लो बेटा। इतना कहकर वो कुछ पैसे निकाल के अनामिका को देते हैं। शारदा पैसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और फटाक से वो पैसे ले लेती है। आप घर जाइए बाबू, मेरी बहू आपके जरूरतमंद का खोआ बना के आपको दे देगी। शारदा इतना कह रही थी, तब तक गंगा कहने लगती है, अरे मिठाई दुकानदार बाबू, आपको शायद नहीं पता, लेकिन मुझसे बेहतर खोआ कोई नहीं बना सकता। अनामिका को जितना दिया है उसका आधा ही दीजिए, मैं आपको बना दूंगी। इतना कहकर शारदा के हाथ से वो छीन कर पैसे ले लेती है। शारदा को देखकर बड़ा गुस्सा आता है। गंगा, वो पैसे शारदा को लौटा दो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। इस तरह कहने पे गंगा गुस्से से शारदा को पैसे लौटा देती है। बाबू, खोआ एक बार बन जाए तो मैं आपको बताऊंगी, आप आके ले जाइएगा। ये सुनकर गुरु खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पर गंगा को मनी मन बहुत जलन होती है और ईर्ष्या होती है। तुम खोआ बनाओगी? बनाओ बनाओ, मैं भी देखती हूँ कि तुम खोआ कैसे बनाती हो। गंगा वहाँ से चली जाती है। उस रात जब सभी सो जाते हैं, गंगा एक बड़ा सा इंजेक्शन लेकर अनामिका के घर पे चोरी चोरी घुसती है। उस वक्त गाय सो रही होती है। ये अच्छा समय है, गाय भी सो रही है। ये सोचकर गंगा गाय को इंजेक्शन लगा देती है। गाय को दर्द होते ही वो जोर से एक लत्थी मारती है। गंगा जाके गोबर पे धड़ाम से गिरती है। फिर भी गंगा मुस्कुराती है, क्योंकि कम से कम जिस उद्देश्य से वो आई थी वो तो पूरा हो गया। अगले दिन अनामिका एक बर्तन लेके गाय के पास जाती है दूध दोने के लिए। फिर वहाँ बैठकर वो दूध दोने लगती है। इसी के साथ दूध से बर्तन भर जाता है। दीवार के पीछे से छिप छिप के देख रही गंगा बड़ा आश्चर्य होती है। फिर अनामिका उस दूध को ले जाकर अच्छा खोआ बनाती है। गंगा को बहुत जलन होती है। वो मन ही मन कोसती है और फिर अपने गाय के पास आती है देखने। गाय दूध नहीं दे रही थी। गंगा आश्चर्य हो जाती है और दुखी होकर, कहा मैं अनामिका के गाय दूध ना दे ये सोच रही थी, अब मेरी गाय नहीं दे रही है और उधर अनामिका की गाय दूध दे रही है, मैं ये नहीं मान पा रही हूँ। इस तरह कहकर वो दीवार से फिर झांक के देखती है सास बहू खोआ बनाने में व्यस्त है। गंगा पीछे से एक लाठी ले आती है गाय को पीटने के लिए। तब तक गाय माता खुद वहाँ पे प्रकट हो जाती है। गंगा, तुम्हारा मन बुरा है,
इसलिए तुम्हारी गाय दूध देना बंद कर दी है। फिर भी तुम्हें सबक नहीं मिला। तुम अनामिका की गाय को मारने आई हो। ये सब करके तुम्हारा ही बुरा होगा, पर अनामिका का दिल साफ है, इसीलिए उसे मायावी दूध मिल रहा है। इस तरह कहने पर गंगा वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। गौ माता भी अदृश्य हो जाती है। फिर सास बहू मिलके जो खोआ बनाई थी वो गुरु के हाथों में वो सौंप देती है। गुरु भी बची हुई रकम सास बहू को देकर वहाँ से चले जाते हैं। इससे सास बहू बहुत खुश होती है। माँ जी, ये सब कुछ हुआ है गौ माता के आशीर्वाद से। मैं गाय को खिला के आती हूँ। इतना कहकर अनामिका गाय के पास जाती है। देखती है गंगा वहाँ बेहोश पड़ी हुई है। गंगा कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, वो बहुत परेशान थी। वो गरीब बहुरानी अनामिका को देखकर प्रणाम करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अनामिका बड़े ही प्यार से गाय को चारा खिलाने लगती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।